तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह एक बार फिर से हम कार्यक्रम में लेकर के आए हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आखिर क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। कम क्षेत्रफल में कसूरी मेथी की खेती से अधिक आय ले रहे सफल किसान का अनुभव। वन बक्सों के विभाजन में रखी जाने वाली सावधानियां और इसके लाभ। अमरूद के सघन बागवानी के लाभ और इसमें किए जाने वाले प्रबंधन कार्य। मेथी, जो कि मसाले के रूप में हर घर में प्रयोग की जाती है और इसकी हरी पत्तियों की भी अलग अलग तरह से विभिन्न पकवानों में प्रयोग किया जाता है। यहाँ हम बात करेंगे कसूरी मेथी की, जो कि विशेष पौष्टिक गुणों से भरपूर होती है। किसान भाइयों, आज आपको मिलवाते हैं उसंड सहारनपुर के एक सफल किसान श्यामपाल से, जो कि अपने छोटे क्षेत्रफल पर कसूरी मेथी उगाकर कम समय में अधिक आय ले रहे हैं। तो मिलते हैं उन्हीं से और जानते हैं कि इस फसल का प्रबंधन आखिर वो कैसे करते हैं और साथ ही कितनी आय होती है। मैं एक छोटा किसान हूँ। मैं ये सब्जियाँ काम करता हूँ। छोटी खेती है, इसमें फिलहाल मैंने ये कसूरी मेथी बो रखी है, लगभग 1 बीघा बो रखी है। 1 बीघा मैंने देसी मेथी बो रखी है, कुछ धनिया कुछ चना बो रखा है। इसमें ये कसूरी मेथी जो है ये अक्टूबर में बो जाती है, जो अगेती फसल है, ये जो हरी सब्जी के लिए काटी जाती है। ये लगभग 1-1.25 महीने में बढ़िया तैयार हो जाती है। पहली लो इसके 2-3 तरीके हैं बोने के। एक तो इसे जैसे बरसीम बोते हैं, पानी भरने के बाद उस पर बीज डाल दो, या फिर खेत तैयार करने के बाद उसमें बीज बो दिया, हल्की सी में खुरपी से या टिलर से हल्की सी बांगा कर दी, उससे बीज बढ़िया जम जा। लेकिन बढ़िया तरीका यही है, पानी भरने के बाद इसे बोया जा। 20-25 दिन के बाद ये जम जाएगी बढ़िया, और 20-25 दिन के बाद ये निराई गुड़ाई के लिए बनती है। हाँ, इसमें खरपतवार बहुत ज़्यादा होता है, लगभग हर सब्जी से ज़्यादा खरपतवार होता है इसमें। पहले निराई इसमें 20 या 25 दिन के बाद कर देनी चाहिए। ज़्यादा गीर होने की वजह से इसकी निराई जाता है दांती से करी जाती है। दूसरी निराई तो काटने के बाद होगी। पहली निराई जो है कर दी 20-25 दिन के बाद, उसके बाद या इसमें पानी दे दिया, खाद हल्का सा खाद डाल दिया, और ये 1.25 महीने में तैयार हो जाती है। अभी काटने के लिए फसल तैयार है बिल्कुल, और 1.25 महीने में आप इसे काट लो, बाजार में बढ़िया रेट मिलता है इसका, सब्जी के लिए तैयार रहती हो। और उसके बाद में फिर नलाई की जरूरत पड़ेगी, फिर नलानी पड़ेगी आपको। एक कटाई के बाद नलाई कर दी, उस नलाई के बाद इसमें हल्का फुल्का खाद डाल दो। इसमें डाई ही डाली जाती है ज़्यादातर। 1 बीघे में 10 किलो डाल दो, 10 किलो डाई, और फिर में पानी दे दो, और लगभग 15-20 दिन में फिर तैयार रहती है दूसरी फसल। दूसरी कटाई से पहले एक नलाई और 10 किलो डाई 1 बीघे में डाल दो, उसके बाद दूसरी काट लो। दूसरी काट में बहुत बढ़िया वजन देगा, बहुत बढ़िया पैदावार होगी। और ऐसे ही इसकी हर कटाई के बाद नलाई भी करनी पड़ेगी, खाद और पानी की का ध्यान रखना पड़ेगा। स्प्रे इसमें फंगी ज़्यादा फफूंदी आती है, इसमें गलन पत्ती जो खराब करे उसके लिए बावस्टीन लगानी पड़ती है। हम तो बावस्टीन लगावे, और मच्छर के लिए एमिडा लगा दो। ये अक्टूबर में बोई थी, और लगभग यो हम इसकी ज़्यादा काट नहीं लेते, क्योंकि ज़्यादा काट लेने से पैदावार कम होती आती है। जो हम इसकी काट करेंगे, इसकी पैदावार में 3 काट तक तो बढ़िया पैदावार होगी, 3-4 काट, उसके बाद पैदावार में कमी आती चली जाएगी।
इसलिए हम इसे जो है जनवरी के लास्ट में ही समाप्त कर देते हैं। जनवरी तक इसमें ऐसे हो जाए कोई 5 या 6 कार्ड ले लेंगे हम इसकी, उसके बाद भी चलती रहती है, लेकिन पैदावार कम हो जाए। फिर इसमें 1 बीघा खेती है हमारी, जो मैंने बो रखी, इसमें एक काट का औसतन वजन 5 क्विंटल के हेर फेर में हो जाता है। 5 काट में 25 क्विंटल वजन, 25 नहीं कुछ कम 20 भी दे सके, क्यों लास्ट में कुछ पैदावार कम होती चली जाए। फिर 2-3 काट तक तो बढ़िया पैदावार होगी, उसके बाद कुछ कम हो जाती है, तो 20 क्विंटल वजन आप मान लो 1 बीघे में। रेट जो है फिलहाल 7-8 रुपए किलो चल रही है, लेकिन जो अक्टूबर में बोई थी उस समय का पैदावार बहुत कम थी, वजन शुरू में कम दिया पहले लोग, रेट बढ़िया रहता है, रेट रहता है उस टाइम 20-25 रुपए किलो, लेकिन पैदावार आधे से भी कम निकलती है। और कटाई जो का तरीका इसका सबसे बढ़िया यही है, एक काटने के बाद लगभग 150-200 ग्राम तक की गुंछी बनाई और उसमें रबड़ डाल दी, और उसके बाद अपनी गठड़ी तैयार, पोट तैयार करने के बाद बाजार में मार्केट में ले जाते हैं और वहाँ पे अपने बेच देते हैं। और ये हमारी जनवरी में फसल हमारी ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद हम इसकी बाँका कर देंगे, समाप्त कर देंगे और दूसरी फसल की तैयारी करेंगे। उसके बाद हम चाहे खीरे लगा लो, कुछ भी लगा सकते हैं, हरा धनिया भी बो सकते हैं। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। वन बक्सों के विभाजन में रखी जाने वाली सावधानियां और इसके लाभ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। और चलिए अब बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। इस समय फसल में भरपूर फूलों की उपलब्धता होने के कारण मधुमक्खियां शहद का तो उत्पादन करती ही हैं, साथ ही अपने वंश में भी बढ़ोतरी करती हैं। और ऐसी स्थिति में मधुबक्सों का विभाजन करना बेहद जरूरी हो जाता है। तभी मौन पालक मधुबक्सों की संख्या में वृद्धि करके अधिक शहद उत्पादन ले सकते हैं। तो मधुमक्खियों का विभाजन आखिर कैसे करना है, इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र मुरैना मध्य प्रदेश की वैज्ञानिका डॉक्टर स्वाति सिंह तोमर। शीतकाल का समय प्रारंभ हो चुका है और मधुमक्खियों के लिए यह समय बहुत ही उत्तम समय है। इस समय मधुमक्खियों के लिए फूलों की उपलब्ध मात्रा रहती है और जिनसे मधुमक्खियों को फूलों से रस प्राप्त होता रहता है। इसके साथ साथ मधुमक्खी को पराग भी आसानी से प्राप्त हो जाता है। जब दोनों ही चीजें मधुमक्खी को प्राप्त होती हैं, तो उनसे वंश में वृद्धि होती है और उनका शारीरिक विकास होता है। जब रानी मक्खी अपने बक्से में देखती है कि उसके पास फूलों की उपलब्धता है, घर में पराग है और उसके कोशों में सारे छत्तों में खाने के लिए भोजन है, तो मधुमक्खी की जो रानी मक्खी है वह अंडे देना लगातार जारी रखती है और पर डे वो कम से कम 50,000 से 60,000 अंडे प्रतिदिन शीतकाल अवस्था में देती है। लगातार जब वो अंडे देती है तो वंशों में वृद्धि होती है और वंश में वृद्धि होने के साथ साथ एक बॉक्स में रहने के लिए मधुमक्खी के लिए पर्याप्त जगह नहीं रह पाती है। जब पर्याप्त जगह नहीं होती है तो उस स्थिति में हमें मधुमक्खी के बक्सों का विभाजन करना चाहिए। विभाजन करने से पहले हमें किन किन स्थितियों का ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में आपको मैं विस्तृत बताने जा रही हूँ। जैसे कि आप देखें, मधुमक्खी के वंशों में वृद्धि हो रही है और उनमें अंडा, लार्वा, प्यूपा और श्रमिक मक्खियां और साथ में ड्रोन मक्खियां जहां बन रही हैं, उन मक्खियों के बक्से जो पूरे 10 फ्रेम के साथ भरे हुए हैं और उनमें संख्या काफी ज्यादा है, उन बक्सों का विभाजन के लिए चयन करना चाहिए। विभाजन का चयन करते समय हमें ऐसे बक्सों का ध्यान रखना चाहिए कि जो रोग ग्रसित बक्से ना हो। अगर जिन बक्सों में कभी वैक्स मॉथ की समस्या या वेरोआ जैकोब्सोनाई की समस्या है, उन बक्सों से हमें अन्य बक्सों में विभाजन नहीं करना चाहिए। उससे क्या होता है कि जब हम विभाजन करते हैं तो जो बीमारी है वो एक बक्से से दूसरे बक्से में आसानी से पहुंच जाती है। सबसे पहले हमें इस बात का ध्यान रखें, विभाजन करने से पहले हम देखें कि मधुमक्खियों की संख्या अच्छी हो और उनमें किसी प्रकार की कोई बीमारी ना हो। उसके जो छत्ते हैं उनमें खाने पीने के लिए पूरी व्यवस्था हो। खाने पीने से मतलब उनका पराग हो, पॉलन हो, नेक्टर हो और उसमें जल की व्यवस्था हो। जब ये सारी चीजें उपलब्ध होंगी तो विभाजन आसानी से किया जा सकता है। सबसे पहले एक खाली बक्सा लें। खाली बक्से में हम ऐसे बॉक्स का चयन, जिस प्रकार मैंने आपको पहले बताया, कि उसमें से एक पराग का छत्ता लें
और एक ऐसा छत्ता लें जिसमें अंडा, लार्वा, प्यूपा हो, इस प्रकार का एक फ्रेम लें। और एक फ्रेम ऐसा लें जिसमें सारी श्रमिक मक्खियां हों, और एक फ्रेम ऐसा लें जिसमें अंडा, लार्वा, प्यूपा और कुछ श्रमिक मक्खियां हों, और रानी का सेल लगभग बन रहा हो और कुछ नए सेल उसमें बनने जा रहे हों। इन चारों फ्रेम को लेकर के हम एक अलग बक्सा तैयार कर सकते हैं। कुछ समय बाद जब हमारे पास रानी मक्खी नहीं होगी तो श्रमिक मक्खियां मिलकर के एक रानी का सेल तैयार कर लेंगी। रानी का सेल जब बनता है तो उसमें कुछ संख्या ड्रोन की भी होनी चाहिए। ड्रोन ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ड्रोन ज्यादा होंगे तो वो मधुमक्खियों से 10 गुना तक भोजन ज्यादा करते हैं, और भोजन करने के बाद सारे छत्ते से शहद निकालकर खा लेते हैं। उस स्थिति में मधुमक्खियों के बक्से कमजोर हो जाएंगे, और मधुमक्खियों के बक्से कमजोर होंगे तो विभाजन की स्थितियों में बक्सा सरवाइव नहीं कर पाएगा। जब बक्सा सरवाइव नहीं कर पाएगा तो मक्खियां एक स्थान से उड़ करके दूसरे स्थान पर चली जाती हैं, जिसे हम बकछूट या घर छूट की प्रवृत्ति कहते हैं। हमें ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम विभाजन करें, एक ही बक्से से फ्रेम को लें, अन्य किसी दूसरे बक्से से मक्खियां ना लें। अगर दूसरे बक्से से मक्खियां लेंगे तो दोनों मक्खियों की गंध अलग होगी, और गंध अलग होने के कारण वो आपस में एक दूसरे से लड़ करके नष्ट हो जाएंगी और दोनों बक्सों में काफी नुकसान होगा। या फिर हम सुपर बॉक्स लगा करके विभाजन कर सकते हैं। बिना तलपट का एक बक्सा होता है जिसमें नीचे तलपट नहीं होता है, और तलपट ना होने के कारण उसको हम एक बॉक्स के ऊपर सुपर बॉक्स को लगा देते हैं। सुपर बॉक्स को लगाने के बाद चारों ओर से उसको मिट्टी से लेप देते हैं। पैक करने के बाद हम ऊपर उसमें खाली फ्रेम दे देते हैं, और खाली फ्रेम के बाद जो रानी मक्खी है, रानी मक्खी ऊपर भी अंडे देना प्रारंभ कर देती है। धीरे धीरे 10 फ्रेम ऊपर भी बढ़ जाते हैं। फिर इस बक्से को लेकर के हम दूसरे बक्से में आसानी से रख करके विभाजित कर सकते हैं। इस प्रकार आपका दूसरा नया बक्सा तैयार हो जाता है। हमारे पास अधिक बॉक्स हैं और किसी बॉक्स में रानी का सेल बन रहा हो तो उस बॉक्स की सारी मक्खियों को झड़ा करके उस फ्रेम को खाली करके हम सुपर बॉक्स में लगा करके एक अलग से बक्सा तैयार कर लें। कुछ ही दिन में 10 से 15 दिन में रानी उस सेल से बाहर आ जाएगी, और बाहर आने के बाद उसमें फर्टिलाइज होकर के वो एग देना प्रारंभ कर देगी। इस प्रकार हम बक्सों का निर्माण आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद विभाजन के लिए एक मुख्य विधि होती है पेपर मिलान विधि। पेपर मिलान विधि में क्या होता है, अगर कोई बक्सा हमारे पास कमजोर बक्सा है और उसको हमें विभाजित करके मजबूत बक्सा बनाना है, तो विभाजन के लिए हमें सबसे पहले पेपर मिला करके एक बक्से से दूसरे बक्से में ऊपर को उसको रख करके हम सुपर बॉक्स में रख देंगे, और नीचे हम बीच में पेपर मिला देंगे। पेपर में हम दोनों तरफ चाशनी या शहद का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, पेपर गीला हो जाएगा और एक बक्से में या एक वंश में आसानी से मिल जाएंगी। अगर हम बिना पेपर के मधुमक्खियों को मिलाना चाहेंगे तो मधुमक्खियां आपस में नहीं मिलेंगी, क्योंकि इनमें अलग अलग फेरोमोन्स पाए जाते हैं, अलग अलग उनकी गंध होती है, और मधुमक्खियां कभी एक बक्से से दूसरे बक्से में सीधे सीधे प्रवेश नहीं करती हैं। जब पेपर मिलान विधि के माध्यम से उनकी गंध आपस में एक दूसरे से मिल जाएगी, और मिलने के बाद जो कमजोर वंश का बक्सा होगा वो मजबूत वंश में मिल जाएगा। इस प्रकार अगर हमारे पास 5 फ्रेम कमजोर वंश में है और 10 फ्रेम हमारे मजबूत वंश में है, तो इस प्रकार हम पेपर मिलान विधि के द्वारा हम सुपर बॉक्स के माध्यम से हम इस प्रकार भी बक्से बना करके विभाजित कर सकते हैं। शीतकाल में 10 से 15 दिन में मधुमक्खियों की के पास फूलों की उपलब्धता को देख करके, उनकी क्या पॉपुलेशन है, स्थिति को देख करके हम एक बक्से से हम लगभग 1 महीने में 2 या 3 बक्से आसानी से तैयार कर सकते हैं। आगे और भी हैं कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। अमरूद के सघन बागवानी के लाभ और इसमें किए जाने वाले प्रबंधन कार्य। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है, और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। अमरूद की खेती हमारे राज्य में बड़े पैमाने पर की जाती है, और जिन किसानों ने अमरूद के सघन बाग लगा रखे हैं
वो इन बागों से अधिक उत्पादन लेने के लिए किस प्रकार से करें उचित प्रबंधन, इस बारे में जानकारी के लिए हमारे रिपोर्टर ने संपर्क किया कृषि विज्ञान केंद्र बड़गांव राजस्थान के बागवानी विशेषज्ञ डॉक्टर महेश चौधरी से। किसान भाइयों, अपन अमरूद जिसको अपन गरीब का सेब भी कहते हैं, उसके बारे में, उसकी उन्नतशील बागवानी के बारे में बात करेंगे। अमरूद जिसको भी अपने राजस्थान में जामफल के नाम से भी जाना जाता है। किसान भाइयों, इसकी उचित बढ़वार के लिए 23 से लेकर 26 डिग्री सेल्सियस तापमान बहुत अच्छा रहता है। अमरूद वैसे लगभग अमरूद है जो बहुत ज़्यादा गर्मी में भी अच्छी तरह चल जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा जो सर्दी है इसके लिए थोड़ी नुकसानदायक होती है। लेकिन किसान भाइयों, आजकल जो आधुनिक बागवानी में है उसमें सघन बागवानी अपन जो कि जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, जो अपना जो ये बाग है वो अपन सघन बागवानी वाली कंसेप्ट पे अपन लगा रखा है। सघन बागवानी का मतलब ये होता है कि जो अपनी नॉर्मल प्लांटिंग डिस्टेंस होती है जिसमें कि अपन लगभग 20 × 20 फीट पे अपन लगाते हैं, लेकिन जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इस बाग में अपन ने इसमें पौधे से पौधे की दूरी एवं 3 मीटर कतार से कतार की दूरी पे पौधे लगा रखे हैं। इस विधि से यदि अपन पौधे लगाते हैं तो इसमें 1 हेक्टेयर मतलब लगभग 10,000 स्क्वायर मीटर में जो पौधों की संख्या है वो 1111 है। और यही पौधों की संख्या जो कि अपन जो सामान्यतः जो अपनी जो विधि होती है, जो नॉर्मल प्लांटिंग डिस्टेंस होती है, उसमें लगभग 200 स्वतंत्र पौधे लगते हैं। इस विधि में देखा जाए तो लगभग अपन जो नॉर्मल जो प्लांटिंग डिस्टेंस होती है उससे 4 गुना पौधे अधिक लग रहे हैं, जिससे कि मुनाफा है वो अपना कई गुना अधिक बढ़ जाता है। किसान भाइयों, इस विधि में अपन जो पौधे लगाते हैं उसमें जो अपने पौधों की जो पैदावार होगी वो अपनी जो नॉर्मल प्लांटिंग डिस्टेंस जिसमें कि 6 × 6 मीटर पर लगाते हैं उससे कम होगी। लेकिन इस विधि से जैसे कई फ़ायदे हैं कि जैसे कि इसमें जो पौधों की संख्या है वो प्रति हेक्टेयर या जो अपनी प्रति यूनिट है वो 4 गुना अधिक हो जाती है। तो इसमें जो अपनी प्रति यूनिट जो पौधों की संख्या होगी बहुत ज़्यादा होगी। इसके अलावा इसमें जो भी अपने पास जो रिसोर्सेज होंगे उनका अपन आसानी से उपयोग कर पाएंगे। इसके अलावा भी किसान भाइयों, जैसे इसमें जैसे अपने पौधों की पैदावार होती है उसको अपन जैसे अपनी फ्रूट हार्वेस्ट करना है, इसके अलावा जैसे स्प्रे करना है, वो जो अपनी कल्चर ऑपरेशन होती है वो बहुत आसान हो जाती है। किसान भाइयों, जो इसमें खाद उर्वरक है वो अपन पहले साल पौधे की लगाने के 1 साल बाद में इसमें लगभग 10 से 15 किलोग्राम अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद, इसके अलावा अपन लगभग 200 ग्राम यूरिया, 150 ग्राम सुपर फास्फेट और लगभग 200 ग्राम के आसपास अपन म्यूरेट ऑफ पोटास डाल देते हैं। ये अपन बारिश से पहले लगभग अप्रैल मई के समय अपन डालते हैं, जिससे कि पौधे की उचित बढ़वार होती रहे। किसान भाइयों, अमरूद में जो पुष्पन एवं फलन है वो साल में लगभग 3 बार होता है, जिसको अपन बहार बोलते हैं। बहार का मतलब होता है कि इसमें जो फूल है, फूल आने का समय को अपन बहार बोलते हैं। पहला जो फ्लावरिंग है वो फरवरी मार्च में आती है, जिसको अपन अम्बे बहार बोलते हैं। दूसरी जो इसमें बहार है वो जुलाई अगस्त में आती है, जिसको अपन मृग बहार बोलते हैं। और तीसरी जो बहार है वो अक्टूबर नवंबर में आती है, जिसको हस्त बहार बोलते हैं। किसान भाइयों, जो अम्बे बहार होती है उसकी जो तुड़ाई है, जो फलों की तुड़ाई है वो जुलाई से अगस्त में होती है। उसके बाद में जो मृग बहार जो कि जुलाई अगस्त में जिसमें फूल आते हैं उसके फलों की तुड़ाई वो नवंबर दिसंबर में होती है। एवं जो हस्त बहार जिसमें अक्टूबर नवंबर में फूल आते हैं उनके जो फलों की तुड़ाई है वो मार्च अप्रैल में होती है। किसान भाइयों, इन बहार जो 3 बार जो फूल आते हैं उनमें सबसे अच्छी जो बहार होती है वो होती है मृग बहार। मृग बहार में जो फूल हैं वो जुलाई से अगस्त में आते हैं और इसमें जो फल है वो नवंबर दिसंबर में मतलब सर्दियों के मौसम में पकते हैं। उस टाइम जो फल होगा वो बहुत ही मीठा होगा एवं उसमें किसी कीट एवं बीमारियों की समस्या भी बहुत कम आती है। किसान भाइयों, जो अमरूद में जो मुख्य जो समस्या होती है वो होती है इसमें इसके जो फल होती हैं फल में कीड़े पड़ जाते हैं, जिसको अपन फ्रूट बोरर बोलते हैं। फ्रूट बोरर की समस्या अमरूद में बहुत ज़्यादा आती है, जिसको अपन फल मक्खी भी बोलते हैं। सर्दी वाली फसल में इसकी समस्या नहीं आती है। एवं जो किसान भाई हैं वो जो मृग बहार है, मृग बहार को बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं। किसान भाइयों, जो बहार नियंत्रण है, बहार नियंत्रण का मतलब होता है कि अपन जैसे कि आपको पहले बताया है कि इसमें जो पुष्पन है वो पुष्पन साल में 3 बार होता है। तो उसको पुष्प कंट्रोल करने के लिए किसान भाई अपन या तो अपने हाथ से जो अपने फूल हैं उनको फूलों को हाथ से तोड़ देते हैं, जैसे अपन फूलों से तोड़ देंगे। लेकिन ये विधि थोड़ी सी मतलब इसमें जो लेबर इंटेंसिव होती है, इसमें लेबर ज़्यादा चाहिए। इसके अलावा भी अपन जैसे 15 से 20% जो यूरिया का घोल अपन इसमें छिड़काव कर देते हैं। और इसके अलावा जैसे NaAA है, नेफेथिलीन एसिटिक एसिड आता है, उसका लगभग 600 ppm का घोल अपन इसमें छिड़काव कर देते हैं, जिससे जो अपना जो फूल है वो फूल गिर जाते हैं और अपन जो
जुलाई अगस्त वाली जो बहार है वो बहार अपन ले सकते हैं। किसान भाइयों, इसमें जो कटाई छटाई है, कटाई छटाई का बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि जो पौधे की, जैसे कि आप अपन ने बात की सघन बागवानी की, तो सघन बागवानी में एक पौधे को एक विशेष आकार दिया जाता है, जिससे कि इसमें जो फूलों की तुड़ाई है एवं जो अन्य जो क्रियाएं हैं वो आसानी से कर सकें। इससे से क्या, अपनी जो कटाई छटाई है वो साल में 2 बार, एक फरवरी के समय और दूसरी है वो सितंबर के समय अपन करते हैं। किसान भाई, अपन ये ध्यान रखते हैं कि जो हाई डेंसिटी प्लांटिंग, जिसको अपन सघन बागवानी बोलते हैं, सघन बागवानी में अपन लगभग पौधे की ज़मीन से लगभग 70 सेंटीमीटर ऊंचाई तक, 70 सेंटीमीटर तक के बाद में अपन पौधे को काट देते हैं। ये जैसे कि आपको बताया अप्रैल के समय में। उसके बाद में इसमें लगभग 4 शाखाओं को अपन बढ़वार होने देते हैं, जैसे चारों दिशाओं में। उससे क्या, जो पौधे की जो कैनोपी होगी, पौधे की कैनोपी बहुत अच्छी बनेगी एवं जो पौधे की जो फल लगेंगे उनकी गुणवत्ता भी बहुत अच्छी होगी। किसान भाइयों, कई छोटी छोटी बातें भी हैं जिसको अपन ध्यान में रखे बहुत अच्छी आमदनी भी ले सकते हैं। जैसे कि अपन जानते हैं कि अमरूद में अपन जो फलन है वो लगभग तीसरी, मतलब पौधे के रोपण के बाद में लगभग 3 साल बाद में लेते हैं। इससे 3 साल तक किसान को किसी तरह की आमदनी नहीं मिलती। इसके जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, इसमें जैसे अपने मटर की खेती कर रहे हैं अभी, तो इसमें आप जो लेग्यूम क्रॉप है, ऐसी अपन फसलें इसमें उगा सकते हैं जो कि पौधे की जो अपना पौधा है उसको कम्पीट ना करें। कि जो अपने जैसे बाजरा है, गेहूं है, जो है, ऐसी फसलें नहीं लेनी चाहिए जैसे कि अपने जो प्रकाश की जो किरणें हैं उनसे इन पौधों को बिल्कुल ढक लें। तो हमेशा अपन इसमें जो अंतरा सस्य के रूप में ऐसी फसलें लेते हैं, जैसे मटर है, अपना जो ऐसी बाकी जो लेग्यूम क्रॉप्स है, लेग्यूम क्रॉप्स इसमें अच्छी रहती है क्योंकि नाइट्रोजन स्थिरीकरण का भी कार्य करती है। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई समस्याओं में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है केराकत जौनपुर के रविकांत चौबे ने। आपने फसलों को पाले से बचाने के तकनीकी उपाय पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, जिस हिसाब से ठंड बढ़ रही है और शीतलहर का प्रकोप चल रहा है और दिसंबर और जनवरी का महीना चल रहा है, तो पाला पड़ने की भी संभावनाएं हैं। तो आप देखेंगे किसान भाइयों, पाले को तो वैसे तो स्थानीय भाषा में अपन दाह भी कहते हैं, सिली भी कहते हैं या जाड़ा के नाम से भी जाना जाता है। पाला पड़ने में आप देखेंगे किसान भाइयों कि रात्रि के समय जो होता है वो तापमान कम हो जाता है और उससे आप देखेंगे कि जो पौधे की कोशिकाएं हैं उसमें जो पानी है वो जम जाता है और जमने से क्या होता है कि वो बर्फ का रूप ले लेता है और उसके बाद जो पौधे की कोशिकाएं हैं वो फट जाती है और उस पौधा ऐसा लगता है जैसे कि झुलस गया है। और कभी कभी तो पाले की वजह से आप ये भी देखेंगे कि 100% फसल भी नष्ट हो जाती है। और गेहूं में आप देखेंगे कि जब बाली में दाना पड़ रहा हो या दाने में दूध बन रहा हो, मतलब मिल्किंग स्टेज पे अगर पाला पड़ता है, तो आप देखेंगे कि या तो बाली में दाना पड़ेगा ही नहीं और पड़ भी जाएगा तो दाना वजन में हल्का होगा और दाने पतले होंगे और उसके अलावा जो उसके दाने बाहर में भी कम होंगे। पाले से ग्रसित गेहूं की फसल को आप देखेंगे तो बालियां और पत्तियां किसान भाइयों आप देखेंगे तो ऐसी लगती है जैसे कि झुलस गई है। और पाला पड़ने का किसान भाइयों पूर्वानुमान भी लगा सकते हैं। वैसे इस तकनीकी युग में आप देखेंगे कि मोबाइल पर है या मौसम भविष्यवाणी के केंद्र है या मौसम पूर्वानुमान केंद्र है, इनसे आपको पूर्वानुमान भी लगा सकते हैं। किसान भाइयों, जिस हिसाब से ठंड बढ़ रही है और शीतलहर का प्रकोप चल रहा है, फुहारा पद्धति से सिंचाई करना इसका एक सरल और सुगम तरीका है। इससे क्या होगा कि तापमान एकदम कम नहीं हो पाएगा। दूसरा यह तरीका ये भी है, पाला पड़ने के दिनों में किसान भाई धुआं भी कर सकते हैं। इसके लिए आप क्या करें कि जो भी मेड़े हैं उन मेड़ों पे जो कि कूड़ा करकट है, कचरा है, इसको आप जला देवें और उसमें जब जला रहे हैं उस वक्त आप क्या करें कि उसके अंदर क्रूड ऑयल जो होता है या इंजन का निकला हुआ जो जला हुआ तेल होता है उसको डाल देंगे तो धुएं की मात्रा भी बढ़ेगी और उससे की पाला नहीं पड़ेगा। और तीसरा उपाय ये भी कर सकते हैं कि किसान भाइयों, अमूमन देखा गया है कि जो ठंडी हवाएं चलती है वो आपके पश्चिम और उत्तर दिशा से चलती है। तो दीर्घकालीन उपायों के अंतर्गत किसान भाई अपन ये भी कर सकते हैं कि वायुरोधी वृक्ष लगा सकते हैं उत्तर और पश्चिम दिशा में, जिससे कि ठंडी हवाओं का बिल्कुल फसल पे प्रभाव ना पड़े। तो इसके लिए किसान भाइयों आपको शीशम है, बबूल है, जामुन है, खेर है
इन पौधों को अगर आप उत्तर और पश्चिम दिशा में लगा देंगे तो आपकी फसल पर बिल्कुल डायरेक्ट ठंड का प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके अलावा किसान भाइयों ये भी कर सकते हैं कि बाजार में गंधक का तेजाब भी मिलता है, इसको हमें भी छिड़काव करना चाहिए। इसके छिड़काव के लिए हमें 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से फसल पे ऊपर से नीचे की तरफ अच्छी तरह छिटकना चाहिए। इसके अलावा किसान भाइयों बाजार में डाईमिथाइल सल्फर ऑक्साइड DMSO भी आता है, इसका भी हम छिड़काव कर सकते हैं। इसके लिए हमें 78 ग्राम DMSO को 1000 लीटर पानी में मिलाकर अच्छी तरह हम छिड़काव कर सकते हैं। ये ध्यान रखें कि जो पाला पड़ रहा हो, पाला पड़ने के दिन जब संभावना है तो हमें 10-15 दिन के अंतराल पर इसको पुनः अपने को दोहराना है। इसी तरह जो गंधक के तेजाब का हमने छिड़काव किया है, इसको भी हमें 10-15 दिन के अंतराल पर 2 से 3 बार वापस इसको दोहराना है। इसके अलावा हम किसान भाइयों पाले पड़ने के दिनों की संभावना हो, जिन दिनों में पाला पड़ने की संभावना हो, उन दिनों में हमें थायो यूरिया का भी छिड़काव कर सकते हैं। हमें थायो यूरिया 500 ग्राम थायो यूरिया को हमें 1000 लीटर पानी में लेकर अच्छी तरह उसका घोल बनाकर हमें छिड़काव करना है। इस तरह किसान भाइयों जो पाले के जिस तरह से शीतलहर बढ़ रही है और पाला पड़ने की संभावना के दिनों में हमें इन जो बताए गए तरीकों को अगर अच्छी तरह आप अगर काम में लेंगे और अच्छी तरह से आप उसको सही समय पर सही विधि अपनाकर अगर छिड़काव करेंगे तो निश्चित तौर से पाले की आपकी फसल से बचाव किया जा सकता है और अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ETV उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadaata.up@etv.co.in। इसके अलावा हमारे निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच आप हमें कभी भी संपर्क कर सकते हैं। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। शुद्ध दुग्ध उत्पादन के लिए दूध निकालने के पूर्व और बाद में ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बातें। अधिक उपज के लिए गेहूं की फसल में उर्वरक प्रबंधन पर तकनीकी जानकारी। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।